इग्नू के BCA के सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट है MCS 013 उसका ये ब्लॉक 1 है और ये उसका ब्लॉक इंट्रोडक्शन। ब्लॉक का नाम है एलिमेंट्री लॉजिक। स्टार्टिंग में इन्होंने एक लाइन कोट करी है फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। Contrariwise, continued Tweedledee, if it was so, it might be. And if it were so, it would be. But as it isn't, it ain't. That's logic. इस लाइन का मतलब है कि अगर ऐसा था तो ज़रूर होगा, हम कब मना कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ज़रूर होता, लेकिन अगर ये नहीं है ना तो ये नहीं है। यही लॉजिक है। ये एक लाइन है एलिस इन वंडरलैंड की जो लॉजिक को इंट्रोड्यूस करती है, बताती है उसके बारे में थोड़ा सा। इन्होंने कहा है कि लॉजिक इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वैलिड आर्ग्यूमेंट, द रीजनिंग टूल बाय विच वैलिड इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स एंड प्रेमिसेस। यानी लॉजिक एक स्टडी है, एक पढ़ाई है, एक एनालिसिस है उसका वैलिड आर्ग्यूमेंट का। हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो हम किसी बेसिस पे ही करते हैं ना कि वो सच होगा या झूठ। तो वही बेसिस की जो स्टडी है वो लॉजिक है। रीजनिंग टूल है जिससे हम एक यूज़फुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि हाँ जी, अगर ये सच है तो ये ज़रूर होगा, या ऐसा है तो ऐसा होगा। फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स एंड प्रेमिसेस, हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें दी हैं, हम उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ आज बादल है बहुत सारे तो भाई बारिश होने का चांस है। बादल हैं तभी तो हमने बारिश का नाम लिया, नहीं तो खाली आसमान में कौन बारिश का नाम लेता है। इट इज़ द बेसिस ऑन विच ऑल द साइंसेज आर बिल्ट। लॉजिक की वही वो बेस है जिस पे सारी साइंस बनी है। लॉजिक वॉज एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड डेवलप्ड इन एंशियंट ग्रीस। याद रखना, लॉजिक की जो फाउंडेशन है वो ग्रीस से आती है। बट द मैथमेटिकल theory of logic, called symbolic logic, only came into its own in the 19th century. अब अगर हम लॉजिक को मैथमेटिक्स के टर्म में एक्सप्रेस करें, उसे कहते हैं सिंबॉलिक या फिर मैथमेटिकल लॉजिक। वो 19th सेंचुरी में एग्जिस्ट करना उसने शुरू किया और फेमस भी हुआ वो। दिस algebraic way of studying arguments was developed by the English mathematician George Boole. In symbolic logic, we study arguments. The basic building blocks of arguments are declarative sentences. जब भी हमें आर्ग्यूमेंट्स करने हो, हम सवाल नहीं पूछते। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड हो। वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक्सक्लामेटरी, डिक्लेरेटिव, ओके, 4 टाइप्स होते हैं इसके। तो उसमें से एक है डिक्लेरेटिव, जैसे इंटेरोगेटिव भी होता है, ओके। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं और ये एक फैक्ट या एक बात को बताते हैं, सिर्फ स्टेट करते हैं। हमने एक बात मुंह से कह दी, स्टेटमेंट, हमने स्टेट किया। हमने किसी से सवाल नहीं पूछा, किसी को ऑर्डर नहीं दिया, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी, सिंपल एक स्टेटमेंट दी, बस। इसी स्टेटमेंट को हम इस सब्जेक्ट में कहते हैं प्रोपोजिशन, ठीक है। प्रोपोजिशन को स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन, दोनों सेम है। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस और उनको कंबाइन करके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन कैसे बनाना है, यानी सिंगल स्टेटमेंट से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स कैसे बनाओगे, एंड और वगैरह यूज़ करके, ये आगे की बात है। हम प्रोपोजिशंस वो वाले भी देखेंगे जिनके अंदर क्वांटिफायर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एवरी या देयर एग्जिस्ट्स, ये कुछ क्वांटिफायर्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। हमारा मेन गोल होगा टू डिटर्मिन विच प्रोपोजिशंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये देखने के लिए कि कौन से प्रोपोजिशन ट्रू हैं, कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं एंड कौन से सेंटेंसेस फॉल्स हैं। इसमें हमारी मदद करेगा एक टूल जिसका नाम है ट्रूथ टेबल। एक ऐसा टेबल जो सच्चाई हमें बताए, इसीलिए इसका नाम है ट्रूथ टेबल। इससे हमें सारे आउटकम्स पता चलेंगे। जैसे होता है ना, आपने गेम में जो आप डाइस फेंकते हो, 2 डाइस होती हैं, उसे फेंकते हो, कभी 6 आ जाता है, कभी 4 आता है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा आउटकम्स, तो उसी को निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये तो बात हो गई यूनिट 1 की। यूनिट 2 में वी लुक एट पार्ट्स ऑफ रीजनिंग बाय विच वी कैन शो दैट सर्टेन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब कोई स्टेटमेंट है, हमें ये दिखाना है कि ये स्टेटमेंट सच है, तो वो दिखाने के हमारे पास बहुत सारे ज़रिए, रास्ते हो सकते हैं, पाथ्स। तो उन्हीं पाथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं प्रूफ्स।
In this unit, we try to give you an understanding of why a proof is written the way it is. आपने मैथ्स में पढ़े हैं प्रूफ, किसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं तो एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्रूफ, जो बताता है कि ये प्रोवन है, सच है. We expose you to several patterns of reasoning that make up different proofs. अब proofs बनाने का भी तरीका हम जानेंगे, वो सारे reasoning के patterns कैसे एक साथ काम करते हैं वो सब हम देखेंगे. और एक चीज़ और पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन. जो आप में से जिसके पास मैथ्स थी 11th एंड 12th में, आपने ज़रूर पढ़ी होगी मैथमेटिकल इंडक्शन. तो वही चीज़ रिपीट होगी, अब फिर से करनी होगी. और जिन्होंने नहीं पढ़ी 11th-12th में मैथ्स, उनको मैं पढ़ा देता हूँ, वेट करना मेरी फ्यूचर वीडियोस का. मैथमेटिकल इंडक्शन से आप बहुत सारी प्रोपोजिशंस यानी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हो, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें नेचुरल नंबर्स का काम होता है. अब आते हैं लास्ट यूनिट में क्या है, यूनिट 3. ये यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है. इन दिस यूनिट यू विल सी दैट द सेट ऑफ प्रोपोजिशंस along with certain operations forms an algebraic structure called Boolean algebra. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर की डिग्री कर रहे हैं और बूलियन अलजेब्रा नहीं पता तो कुछ नहीं पता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिक गेट्स हो गए, बूलियन लॉज हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ने वाले हैं और इससे हम क्या क्या गेट्स और सर्किट्स बना सकते हैं, कैसे उसमें हम काम करेंगे, ये आगे की बात है. ये भी डिस्कस करेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो गेट्स के थ्रू. जैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है रिटन में, वर्ड्स में, उसे डायग्राम में डायग्रामेटिकली कैसे दिखाना है गेट्स से, वो भी हम जानेंगे. वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस इज डिस्कस्ड. एक बहुत लंबा चौड़ा बूलियन एक्सप्रेशन है, उसको मिनिमाइज छोटा करना है, वो भी पता करेंगे. जैसे आप पहले छोटी क्लास में करते थे मैथ्स में, लोएस्ट टर्म में करना, हम सीखा था हम लोगों ने छोटी क्लास में कि लोएस्ट टर्म में कैसे लाना है फ्रैक्शन को. तो ये भी उसी की तरह ही है. जस्ट एक कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाते हैं वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन को भी उसके लोएस्ट टर्म में हमें लाना पड़ता है. ये बाद में हम करेंगे. बाद में इन्होंने ये बोला है कि बीच बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन्हें हमें टैली करने हैं कि हमें वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हुए कि नहीं. एक्सरसाइजेज आएंगी, उन्हें करना है ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें. तो यही है इस इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा.